हेलो एवरीवन, स्वागत करते एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2023 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट्स का हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट में है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। देखिए, आज ये आपका दूसरा क्लास है। इससे पहले मैंने आपको एक और क्लास प्रोवाइड किया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने आपको 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करवाया था, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको आज के इस क्लास में 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि लिपि से रिलेटेड होगा। लिपि की अगर बात करें तो कौन कौन सी लिपि पर डिस्कशन करेंगे आज के इस क्लास में, तो सबसे पहले हम लोग ब्राह्मी लिपि पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद खरोष्टी लिपि पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद बात करें तो आपको मैं बताऊंगा यहां पर पाली लिपि के बारे में। इसके बाद मैं आपको प्राकृतिक लिपि, इन चारों लिपियों पर डिस्कशन करेंगे। इन चारों लिपियों को आप अच्छे से समझ जाइए, ठीक है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपके पेपर में निश्चित ही पूछे ही जाएंगे। चलिए हम लोग फटाफट से सेशन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंच सके। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को हेल्प मिले। बात करेंगे हम लोग पहले प्रश्न की। देखिए, समझिएगा ध्यान से। हिस्ट्री अपने आप में काफी जटिल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसे रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि इसे समझ जाइए। और जो चीजें याद करने वाली है, जैसे कि ईस्वी हो गया, या फिर कुछ नोटेबल पॉइंट्स है, कुछ संस्थाओं का नाम होगा, कुछ व्यक्तियों का नाम होगा, इन नामों को आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। और आंसर राइटिंग जिस तरीके से मैं आपको करने के लिए बता रहा हूं, आपको एग्जाम में वैसे ही आंसर राइटिंग करना है। अगर आपने वैसा कर दिया तो निश्चित ही आपको बताता हूं कि 80% से एबव मार्क आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, क्योंकि 3 क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ब्राह्मी लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन से जरूर कवर कर लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग ब्राह्मी लिपि की, तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग आंसर में ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि जो है एक बहुत ही प्राचीन लिपि मानी जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आधुनिक युग में, तो आधुनिक युग में सन 1837 ईस्वी में इसे पहली बार पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया? तो आप कहोगे सर, पहली बार जो है इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, जिसका नाम था जेम्स प्रिसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिसेप। इसने आधुनिक युग में सन 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। यह जो लिपि है, ब्राह्मी लिपि, जितनी भी भारत में लिपियां हैं उसमें से अधिकांश लिपियों की विकास का जननी माना जाता है। यानी कि यहीं से जो है भारत में अधिकांश लिपियां जो है, जो भी लिपियां हैं, वह यहीं से जन्म होती है। इसका प्रयोग जो है कहां देखा जाता है? तो सम्राट अशोक के लेखों में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, ब्राह्मी लिपि जो है यह 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक अगर बात करें तो यह केवल और केवल एक ही रूप में मिलता था। लेकिन 350 ईसा पूर्व के बाद जो है इसका विभाजन होने को देखा गया। विभाजन इसका 2 भागों में हो गया। पहला था उत्तरी धारा और दूसरा क्या था? तो दूसरा था दक्षिणी धारा। इस धाराओं के अंतर्गत कुछ लिपियां विकसित होकर आई। वह कौन कौन सी लिपियां थी? तो देखिए, ब्राह्मी लिपि जो है इसकी उत्तरी धाराओं में कुछ लिपियां, जो कि कौन कौन सी लिपि थी? गुप्त लिपि थी। ये याद करने वाला पॉइंट है, जिसको मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ब्राह्मी लिपि के उत्तरी धारा में गुप्त लिपियों को रखा गया, कुटिल लिपि को रखा गया, शारदा लिपि को, और इसके साथ ही देवनागरी लिपि, जो कि हिंदी की सबसे प्रमुख लिपियां मानी जाती है। इन देवनागरी लिपि को भाई साहब क्या है, तो ये किसमें रखा गया? ब्राह्मी लिपि के उत्तरी धारा में रखा गया। इसके साथ साथ ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी धारा में तेलुगु लिपि को रखा गया, कन्नड़ लिपि को रखा गया, तमिल लिपि को रखा गया। इसके साथ कलिंग, ग्रंथ, मध्य देशी और पश्चिमी लिपि को कहां रखा गया? तो ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी धारा में रखा गया था। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि को कैसे लिखा जाता था? तो ब्राह्मी लिपि को जो लिखने की कला थी वह बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता था। याद रखेंगे, ब्राह्मी लिपि कैसे लिखा जाता था? तो बाईं दिशा से शुरू होकर दाईं दिशा की ओर लिखने का काम ब्राह्मी लिपि में किया जाता था। तो यह कुल बेसिक जानकारी थी। इतना ही जानकारी आपको शॉर्ट नोट्स में उपलब्ध कराना है। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ध्यान से। देखिए, ब्राह्मी लिपि की बात करें तो यह काफी प्राचीन लिपि मानी जाती है, जिसे आधुनिक युग में 1837 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जेम्स प्रिंसेस के द्वारा क्या किया गया?
तो पढ़ा गया। यह लिपि अधिकांश लिपियों की क्या मानी जाती है, भारत के अंतर्गत अधिकांश लिपियों की जननी मानी जाती है, जिसका प्रथम प्रयोग जो है सम्राट अशोक के अभिलेख में देखने को मिलता है। 5वीं सदी से लेकर, ठीक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक जो है इसका एक ही भाग मिलता था, लेकिन इसके बाद जो है यह दो भागों में विभाजित हो गया, उत्तरी और दक्षिणी धारा में। उत्तरी धारा के अंतर्गत कुछ लिपियों को रखा गया जो कि गुप्त लिपि थी, कुटिल लिपि थी, शारदा और देवनागरी लिपि थी। दक्षिणी धारा में तेलुगु को रखा गया, कन्नड़ को, तमिल को, कलिंग को, इस तरीके से जो है कुछ लिपियों को दक्षिणी धारा में रखा गया और इस लिपि को बाएं से दाएं के दिशा में लिखा जाता था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रही है तो बस सेशन को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगती है। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 5वां नंबर प्रश्न है आपका, क्वेश्चंस कहता है खरोष्ठी लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। जैसे कि मैंने आपको ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया है, सेम प्रकार से हम लोग खरोष्ठी लिपि के बारे में भी जानेंगे। देखिए खरोष्ठी लिपि भी काफी प्राचीन लिपि मानी जाती है और इस लिपि का भी जो अध्ययन है यह सब सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था आधुनिक युग में, तो वह जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही किया गया था, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक माने जाते हैं, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ही पहली बार जो है आधुनिक युग में किन किन लिपियों को, तो ब्राह्मी लिपि को और इसके साथ साथ ही खरोष्ठी लिपि को भी पढ़ा था, यानी कि अध्ययन किया था। ठीक है, बात करते हैं खरोष्ठी लिपि की। तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित होने वाली ये लिपियां दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको ब्राह्मी में बताया, ब्राह्मी लिपि कहां से, तो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, लेकिन खरोष्ठी लिपि जो है यह कैसे लिखा जाता है, तो आप कहोगे सर दाएं से बाएं लिखा जाता है। इसके साथ साथ देखिए आपको याद रखना है कि खरोष्ठी लिपि का जो उद्गम है यह कैसे होता है, तो इसका उद्गम जो है विदेशी लिपियों से होता है। विदेशी लिपियां कौन कौन सी है, तो वह लिपियां हैं अरामाइक और इसके बाद है सीरियाई लिपि। इन दोनों लिपियों से आपका जो है खरोष्ठी लिपि विकसित हुआ माना जाता है। इस लिपियों में कुल 37 वर्ण यानी कि अक्षर, ठीक है। तो इस वर्ण में इस लिपियों में जो है कुल 37 वर्णों का वर्णन मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजों का अभाव भी देखने को मिलता है। इस लिपि में कौन कौन सी चीजों का अभाव देखने को मिलता है, तो 37 वर्ण तो है इसमें, लेकिन स्वरों का काफी ज्यादा अभाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही मात्राओं का भी इस लिपि में अभाव देखने को मिलता है और संयुक्त वर्णों का, देखिए संयुक्त वर्ण क्या होता है, जैसे कि आप लिखते हो अक्ष, क्या लिखते हो अक्ष, ये क्या है, संयुक्त वर्ण है। कैसे बना है यह, तो यह बना हुआ है भाई साहब क और स से। किससे बना हुआ है, क और स से मिलकर अक्षर बना हुआ है। तो जब दो या अधिक वर्णों से मिलकर कोई चीजें बनती है, कोई वर्ण बनता है, तो उसे हम लोग संयुक्त वर्ण कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो ये इन तरह के अक्षरों का भी खरोष्ठी लिपि में क्या देखने को मिला था, कमी देखने को मिला था। अब बात आती है कि खरोष्ठी लिपि का प्रमाण हमें कहां से मिलता है, तो खरोष्ठी लिपि का प्रमाण जो है यह सम्राट अशोक के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है, इन अभिलेखों से क्या मिलता है, तो खरोष्ठी लिपि का प्रमाण मिलता है। खरोष्ठी लिपि का उपयोग कहां कहां पर हुआ, तो खरोष्ठी लिपि का जो उपयोग है यह कहां पर, तो बैक्ट्रिया में किया गया, इसके बाद कृषाण युग साम्राज्य में किया गया, इसके बाद कहा जाए तो सोगडिया और मिल्क रोड में जो है इसका उपयोग देखने को मिलता है। और इन्हीं उपयोगों से इसके साक्ष्य के बारे में भी पता चलता है। साक्ष्य यह बताता है कि यह जो लिपि है यह 7वीं शताब्दी तक खोतान और नीमा इन दोनों शहरों में पाया जाता था। इस तरीके से आपको खरोष्ठी लिपि के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करानी है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आज की क्लास का अगला प्रश्न है आपका पाली लिपि से संबंधित। पाली लिपि क्या कहती है, जरा इसको समझिएगा। देखिए पाली लिपि जो है यह उत्तर भारत के लोगों की भाषा मानी जाती है, जो पूर्व में बिहार से, ठीक है, पूर्व में बिहार से और इसके बाद कहे तो पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान, इसके साथ साथ उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश और दक्षिण में मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर बोली जाने वाली लिपि कौन सी है, तो पाली लिपि है। पाली लिपि का जो है विशेषता अध्ययन आपको बौद्ध धर्मों में देखने को मिला था। मैंने आपको पिछली क्लास में बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था त्रिपिटक। देखिए त्रिपिटक के अंतर्गत मैंने आपको 3 पिटकों के बारे में बताया था और इन 3 पिटकों को किस भाषा में लिखा गया था, तो वह पाली भाषा में ही लिखा गया था। और यह जो भाषा है यह हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार का ही एक बोला जाने वाला भाषा है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कौन थे, तो जिसका नाम था कुमार महेंद्र। क्या नाम था, सम्राट अशोक का पुत्र जिसका नाम था कुमार महेंद्र। इन्होंने
त्रिपिटकों के साथ लंका गया, जहां पर दृगामणि के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक लिपिबद्ध हुआ था। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी मानी जाती है, तो भारत का प्रथम देश भाषा पाली लिपि को ही माना जाता है। पाली लिपि के प्रसिद्ध वैयाकरण, वैयाकरण किसको कहते हैं समझिएगा, वैयाकरण हम लोग कहते हैं व्याकरण जानने वाले को। एक व्याकरण के जानकार जिसका नाम था कचायन, कचायन ने बताया कि इस पाली लिपि में 41 ध्वनियां हैं। इसके साथ साथ मोगलायन के द्वारा भी बताया गया, ये भी एक व्याकरण ही थे, व्याकरण जानकार थे, व्याकरण को जानने वाले थे। इन्होंने बताया कि पाली लिपि में 43 ध्वनियां हैं। तो सभी व्याकरण क्या कहते हैं वैयाकरणों का क्या था, तो अलग अलग मत था। जैसे कि कचायन ने बताया कि पाली लिपि में 41 ध्वनियां हैं। इसके बाद मोगलायन ने बताया कि इसमें 43 ध्वनियां हैं। इसके साथ साथ कचायन के अनुसार पाली भाषा में जो है या पाली लिपि में जो है 8 स्वर और 33 व्यंजन वर्णित है। और मोगलायन ने बताया कि इसमें 10 स्तर यानी कि 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। इस तरीके के मत जो हैं अनेक वैयाकरणों के थे। तो इस तरीके से आप इसे वर्णित कर सकते हैं। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो आपका अगला नंबर प्रश्न जो कि आज के इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। प्राकृत लिपि क्या है इसको समझिएगा। ये सभी के सभी लिपियां आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। अब समझते हैं हम लोग प्राकृतिक लिपि को। तो प्राकृतिक लिपि जो है यह भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई थी उसे जो है किस नाम से जाना जाता था, तो एक सामान्य रूप में प्राकृत लिपि के रूप में जाना जाता था। जन साधारण की बोलचाल की भाषा के लिए जिसका प्रयोग किया गया और पहली प्राकृत अथवा इसे पाली भाषा कहा गया। इस तरीके से हम लोग प्राकृत लिपियों को जानते हैं। प्राकृत लिपि का साक्ष्य कहां से देखने को मिलता है, तो प्राकृत लिपि का जो साक्ष्य है यह ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि से देखने को मिलता है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी और खरोष्ठी नामक 2 लिपियां मिलती है। इसी को कतिपय भाषा वैज्ञानिक जो हैं यह पहली प्राकृत कहकर पुकारते हैं। यानी कि इन्हीं दोनों को मिलाकर जो है आपका प्राकृत भाषा या प्राकृत लिपि बनी हुई है। इस भाषा का या इस लिपि का जो काल माना जाता है वह क्या है, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक जो है यह किस लिपि का काल माना जाता है, तो प्राकृत लिपि का काल माना जाता है। प्राकृत वैयाकरणों में जो है प्राकृत वैयाकरणों में सर्वप्रथम नाम किसका आता है, तो वररुचि का आता है। वररुचि जो कि एक व्याकरण जानकार थे और इसके द्वारा जो है सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश का जो है नामकरण किया गया। और इसके व्याकरण में 12 परिच्छेद थे। किसके व्याकरण में, वररुचि के व्याकरण में। और इन 12 परिच्छेदों में इन्होंने क्या किया, तो प्राकृत प्रकाश नामक जो है ग्रंथ में इसे प्राकृत भाषाओं को 4 भागों में बांटा। पहला था महाराष्ट्री भाषा, इसके बाद था पैसाची भाषा, इसके बाद मगधी और इसके बाद था सौरसेनी भाषा। ये 4 भाषा किसके द्वारा विभाजित किया गया, तो वररुचि के द्वारा। और यह किसका विभाजन था, तो आप कहोगे सर प्राकृत लिपि का। किसका विभाजन था, प्राकृत लिपि का, जिन्हें वररुचि ने क्या किया था, तो अपने अनुच्छेद में अपने परिच्छेद में 4 भागों में बांटकर बताया है। इसके साथ ही महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को क्या किया, तो अर्ध मगधी के रूप में अपना उपदेश दिया था। अपना जो उपदेश महावीर स्वामी दिए थे या किस भाषा में दिए थे, तो प्राकृत लिपि में ही, प्राकृत भाषा में ही दिया था, जो कि एक तरीके से कहे तो यह अर्ध मगधी भाषा थी। तो इस तरीके से आप लोग प्राकृत भाषा या प्राकृत लिपि के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये क्लासेस इंपॉर्टेंट लगी होगी, हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका हमें पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो इसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना है। मोबाइल फोन के गूगल क्रोम पर जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है www.topperguruji.com। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आएगा। वहां पर आपको बीए का सेक्शन मिल जाएगा। इस बीए के सेक्शन में जाइएगा तो आपको हिस्ट्री का सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। आपको जो हेल्पफुल लगे आप कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको दोनों ही तरीके से उपलब्ध करवा दिया है कंटेंट को। उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस हेल्पफुल लगी हो। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सकेगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।